हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपका जो यूपी कैडेट का जो टेस्ट सीरीज है वो चल रहा है, प्रैक्टिस सेट का मॉडल पेपर का। तो पहला प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड हो चुका है अपने चैनल एग्री भाई CSA वाला पे। पर उसमें मुझे कुछ कमेंट आया था कि भैया थोड़ा वीडियो आपका क्लियर नहीं है, क्वेश्चन साफ क्लियर दिख नहीं रहा है। बट मैं इस बार ट्राई कर रहा हूँ, तो इस बार कमेंट करना जरूर। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बार थोड़ा ठीक है पहले के मुकाबले। बट मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अब ठीक है। इतनी बात चलते हैं, इतना आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी आप लोग अच्छे से इसको हॉरिजॉन्टली फॉर्म में करके देख सकते हो। जैसा कि कल वीडियो थोड़ा लंबा था, क्योंकि वही अपना सिस्टम था इंट्रोडक्शन वाला। आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है। सबसे पहले अपना ये एग्रोनॉमी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, सस्य विज्ञान जिसे बोलते हैं। उसमें लिखा है अपना कि वरदान प्रजाति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके जो आपकी बरसीम है। तो बरसीम जैसा क्या बताया था कि ये चारे वाली फसल है। ठीक है, ये आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती है। ठीक, फिर पूछा है रबी में मक्का की बुआई का उपयुक्त समय क्या है। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मक्का कौन से सीजन में कब कब बोते हैं। तो ये आप लोग को मालूम होगा कि मक्का को तीनों सीजन में बो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका उपयुक्त समय है ठंडी में कब, मतलब रबी सीजन में कब बोना है इसको, अक्टूबर महीने में। उसके बाद बात करते हैं, आपका लिखा है कि मूंगफली की फैलने वाली किस्मों को कतार में बोते हैं। आप लोग को कल मैंने बताया था अपने वीडियो में कि मूंगफली की 2 स्पीसीज होती हैं। एक आपकी स्प्रेडिंग टाइप होती है, एक टाइप होती है यानी कि फैलने वाली, और एक गुच्छेदार। तो उसी में है। तो ये फैलने वाली है, तो फैलने वाले का जो कतार से कतार, रो टू रो जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं की बौनी प्रजाति में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नंबर ऑफ इरिगेशन इन ड्वार्फ व्हीट कितना पड़ता है, वो ये पूछा गया है। तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोग पढ़े होंगे कि गेहूं के जो भी बौनी प्रजाति होती है उनमें 5 से 6 इरीगेशन रिक्वायर्ड होता है, वो उससे डिपेंड करता है। ठीक है, देन उसके बाद देखो लिखा है कि आपका बरसीम का वनस्पतिक नाम। तो देखो जैसा कि आपको बताया था कि आपको हिंदी भी लेकर चलते रहना है और साथ में मोस्टली इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना। तो वनस्पति का नाम मतलब ये होगा कि आपको बॉटनिकल नेम पूछ रहा है, तो इसका क्या बॉटनिकल नेम है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा क्वेश्चन नंबर 6, धान की नर्सरी की रोपाई कतार में करते हैं, कितने डिस्टेंस कितना उतना रहता है, वही पूछा गया है। तो ये आपका रहेगा आंसर नंबर 10, आपका ए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। उच्च पीएच वाली उच्च पीएच वाली मृदाओं में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है, पूछ रहा है। जो कि आपका हाई पीएच वाली जो सॉइल होती है उसमें किस न्यूट्रिएंट की किसकी कमी हो जाती है ना। तो इसमें आपका आंसर नंबर बी, जिंक और मैग्नीज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि पछेती गेहूं की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सीड रेट, बीज दर जिसे बोलते हैं, वो अगर टाइमली समय से बुआई कर रहे हो तो आपको लगाना पड़ेगा 100 kg, 80 मतलब 100 kg। ठीक, वही अगर आप लेट जाते हो और दिसंबर मंथ में जाते हैं तो आपको तकरीबन 125 kg पर हेक्टेयर यूज करना पड़ता है। कोई भी वैरायटी हो, अरे कोई भी कोई क्रॉप हो ना, अगर उसकी आप लेट सोइंग कर रहे हो तो आपको तकरीबन 20 से 25% उसको एक्स्ट्रा लेकर सीड रेट चलना ही पड़ता है। ठीक है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछेगा तो आप लोग ये आंसर दे सकते हो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्न में से कौन सा उर्वरक बुआई के समय बीज के साथ मिलाकर नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब जो भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, विलेज लाइफ से, उनको अच्छे से मालूम हो कि कौन सा न्यूट्रिएंट और कौन सा फर्टिलाइजर जो है कि उसको सीड के साथ बुआई के समय में मिलाकर नहीं देते। तो वो आपका है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। निम्न में से अम्ल सहस जो अम्ल को सहनशील खलने फसल कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है अम्ल सहिष्णु मतलब फसलें कौन सी हैं इसमें। तो लिखा है कि गेहूं व ज्वार, तंबाकू व चुकंदर, पत्ता गोभी और फूल गोभी। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर सभी हो सकता है। तो आप लोग ये भी ध्यान देना कि अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस लिखा हो या कोई नहीं तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे गलत कर देते हैं बार बार।
ठीक है, मैंने देखा है बहुत बार ये चीज़, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान देना। उसके बाद देखो वही पूछा है कि सोलेनेसी कुल से, जैसा कि आपको बताया था कि आपको फैमिली से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, तो लिखा है कि सोलेनेसी का पौधा है, कौन सा पौधा इसमें है, तो आलू भी है, तंबाकू भी है, टमाटर भी है, सब तीनों जो है कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी। ठीक है, गन्ने की फसल में जल मांग प्रति हेक्टेयर, तो पूछ रहा है कि प्रति हेक्टेयर गन्ने की फसल जब लगाते हैं तो उसमें कितना उसको जल रिक्वायर्ड होता है, कितना पानी रिक्वायर्ड होता है, तो लिखा है 115 से 125 सेंटीमीटर है, एमएम नहीं है। ठीक, एमएम में करोगे तो कितना जाएगा, कमेंट करके बताना ये चीज़, एमएम में कितना होगा 115 से 125 सेंटीमीटर। पूर्णतः गलत जोड़े को चुनिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कौन सा गलत जोड़ा है, जैसे कि देखो मक्का, इसमें टेसलिंग होता है, सही है। मूंगफली पैगिंग होती है, सही है, प्रोसेस है। कपास उठाई, इसमें भी एक प्रोसेस है, परसेंटेज आता है, वो भी सही है। बट यहाँ ऑप्शन नंबर डी जिसमें लिखा है आलू, दिख रहा होगा, आलू लिखा है, आलू में एरोइंग, एरोइंग एक तो अलग चीज़ है जो कि आलू में नहीं, वो क्रॉप में होता है। एरोइंग का मतलब होता है कि आपका रिमूवल टू, मतलब आपको जैसे उसमें जो अवांछित जो पौधे होते हैं उन्हें निकालना, उसके एक प्रोसेस होती है, ज़्यादातर गन्ने में की जाती है, सबसे बेनिफिट होता है उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा कि एजोस्पाइरिलम एक है, क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है एजोस्पाइरिलम क्या है, तो यह आपका जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लिखा है कि यह एक घास कुल की फसलों की जड़ों में उगता है। ठीक, घास कुल यानी पोएसी ग्रेमिनी फैमिली के जितने भी क्रॉप हैं उनकी जड़ों में उगने वाला एजोस्पाइरिलम है, जो कि जैसे आपका जो आपकी दलहनी फसल होती है उसमें आपके जो रूट होते हैं उनमें होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक उसी तरह इसमें आपके जो आपकी नॉन लेग्यूम्स क्रॉप है, सीरियल्स क्रॉप है, खासकर जो पोएसी फैमिली से है, तो उनमें ये पाया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, अब उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर ये चीज़ दिख रहा होगा, जो मैं चाह रहा हूँ दिख रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा प्रिंट में हल्का सा प्रॉब्लम है भाई, बट आप लोग देख लेना, समझ जाओगे। लिखा है कि गन्ने में चीनी का परसेंट कितना होता है, ठीक है, दिख रहा है ना, तो गन्ने में चीनी का परसेंट कितना होता है भाई, 9 से 10%। और वही आपका और भी इसमें 30% पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लेना, फिर 2-3 परसेंटेज और होते हैं। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 16, धान के पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो देखो अपने एग्रीकल्चर में मोस्टली जितने प्लांट होते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में जो है कि नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करते हैं, बट जो आपका वाटर लॉगिंग कंडीशन जैसे ये प्लांट है आपका धान जिसे राइस बोलते हैं, तो ये अमोनिकल फॉर्म में ज़्यादा एक्टिवली फॉर्म में उसको ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा तत्व प्रोटीन की रचना में मुख्य भूमिका निभाता है, तो आपको जितने भी पोषक जैसे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, उन सबका रोल और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ पे पौधे पे किस लीफ पर होते हैं। ठीक है, प्राइमरी जो आपके लोअर लीफ है, मिडल लीफ है, अपर लीफ है, टर्मिनल बर्ड है, किस पे किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सा सिम्टम्स शो कर रहा है, आपको वो चीज़ पता करनी है, वो सिर्फ अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ लिखा है कि जैसे देखो प्रोटीन का निर्माण संरचना ये आपका नाइट्रोजन करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए लिखा है कि सूची 1 यानी कि कॉलम ए फसल को सूची यानी कि बी यानी कि क्षेत्रफल में प्रथम स्थान मतलब प्रथम राज्य से मतलब मिला ये, तो धान धान का जो आपके है कि ये आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, आपके सीयूटी में पहले आता था ना इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है आपसे यूपी कैडर में एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब धान का है तो धान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है आपको यही बताना है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ऐसे ऐसे आपको मिलाना है, 2 से 3 मिला लो, 2 हाँ 2 बहुत है, 2 अगर मिला लो सही से, 2 आपको 4 ऑप्शन में ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है आपको अटेम्प्ट करने का। इसका आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, धान का पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद बी का फर्स्ट यानी कि बाजरा का आपका राजस्थान है, क्योंकि मोटा अनाज की तरह से आता है बाजरा, तो ज़्यादातर जितने मोटे अनाज हैं राजस्थान में ही होते हैं। फिर पूछा है चना का हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश पल्सेस में, क्योंकि पल्सेस में मध्य प्रदेश आगे है। ठीक, उसके बाद मूंगफली पूछा तो मूंगफली का आपका जूनागढ़ इसका एनआरसी भी है।
NRC ऑफ ग्राउंडनट यानी कि जूनागढ़ गुजरात, तो वही आपका गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, आइए आप आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। पूछा है कौन सा, मतलब इसमें से जो स्टेटमेंट दिया ये चीज़ उसमें कौन सही है। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर नंबर सी है, दोमट मृदा। पूछा कि दोमट दोमट में आपका जो आपका रंध्रावकाश है, जैसे पोर स्पेस बोलते हैं, परसेंटेज कितना होता है, तो लगभग 45% में पोर स्पेस जिसे रंध्रावकाश बोलते हैं वो होता है। फिर आप लोगों ने सॉइल वाटर मृदा जल पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल और आर्द्रताग्राही जल ना, ये सब पढ़ा होगा। तो उसी में ये पूछा है कि केशिका जल कितने वायुमंडल दाब पर धारित, मतलब कितने वायुमंडल दाब पर वो प्रेजेंट होता है। ठीक, तो आप लोग ये पढ़े होंगे अपने 11th में ही पढ़े होंगे, उसमें होता है मृदा विज्ञान सस्य विज्ञान में भाग 1 में। तो वहाँ पे आपको देखिए आंसर लिखा है 0.33 से लेकर 31 वायुमंडल एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ये होता है। ठीक है, माइनस में रहता है इसका मान हमेशा। फिर पूछा है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपको ये जानकारी मालूम होना चाहिए, इसका गठन हुआ था 1971 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा जल्दी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं ना। पूछा है कि सूची 1 यानी कॉलम 1 फसल को सूची से संबंधित प्रजाति से सुमेलित, मतलब जो इसमें इसे गेहूं लिखा है तो इससे कौन सी प्रजाति यहाँ इस पर मेल खा रही है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले गेहूं की कौन सी प्रजाति है इसमें, ए प्रताप गेहूं की वैरायटी है। उसके बाद आपका आता है आलू के देखो जानते हो सबसे नॉर्मल सी बात, जिसमें कुफरी लगाओ आप समझ जाओगे कि कुफरी स्वर्णा यानी कि आलू की है। तो आप एक दो वैरायटी इसमें पहचान लोगे ना, तो आपको ये आपका आराम से आंसर ये सॉल्व कर लोगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं आपके डेयरी वाले पोर्शन में, लिखा है कि मुर्रा भैंस के सींग होते हैं। मुर्रा भैंस के सींग होते हैं, कैसे होते हैं, घुमावदार, छल्लेनुमा जो घुमावदार सींग होते हैं वो मुर्रा की पहचान होती है। साथ ही जेट ब्लैक रंग का उसका कलर होता है, चमड़ी थोड़ी सी एकदम मोटी होती है, मतलब ठीक ठाक होती है, और सबसे ज़्यादा दूध यही भैंसों में देती है। ठीक है, इसका आपको हम आप लोग कमेंट में मुझे ये बताना कि इसका जन्म स्थान मुर्रा भैंस का कहाँ पर है। चलिए उसके बाद पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कि जमुनापारी बकरी के कान होते हैं, कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, मध्यम होते हैं, छोटे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए, लंबे उसके कान बहुत लंबे होते हैं, और सबसे ज़्यादा दूध भी यही देती है, और ये डुअल पर्पज़ में आती है, द्विकाजी नस्ल एक तरह से कह सकते हो। गाय में गर्भावधि होती है, तो गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो 280, कहीं देखो वैरी करता है भाई, 280, 81, 82 दिन। वो क्वेश्चन पूछने जैसा मैंने बताया था ना कि ऑप्शन आपको देखना है कि कहाँ पर कैसा ऑप्शन दे रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है। कि ये नहीं कि हमने एक कहोगे कि यार हम तो पढ़े थे 280 दिन, पर यहाँ पर कुछ और ही दिया, यहाँ कहीं 280 दिया ही नहीं है, तो हम कौन सा लगाएं। तो आपको उसके नियरेस्ट में जो आंसर दिख रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 283, तो आंसर नंबर सी ये हो जाएगा। फिर पूछा कि जन्म के तुरंत पश्चात बछड़े के आँख, कान व नाक से साफ करते हैं। तो जो लोग भी भाई अपने घर पे गाय हुए पाले होंगे तो सबको मालूम ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या साफ करते हैं भाई, भूसा, रक्त, गोबर। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर वो जन्म ले रहा है तो उसमें ये सब चीज़ें तो नहीं होने वाली हैं। ये झिल्ली हो सकती है, उसके ऊपर शरीर पे लगा होता है। सबसे पहले क्यों साफ करते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिले, ठीक है, वो अच्छे से खड़े हो पाए, ये सब चीज़ें उसके लिए होता है, वेंटिलेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 27, स्थायी इंसाइजर के बीच के जोड़े के स्थान पर स्थायी पिनर्स निकलते हैं। तो क्या ये आप लोगों ने जब उसका जो उम्र ज्ञात करने की विधि है पशुओं में, उसमें जो दांत वाले सिस्टम है, जब आप लोग उसके तीत वाले पोर्शन पे आओगे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, उसको आप लोग पढ़ लेना। भाई जिनके पास भी बुक नहीं है भाई पढ़ लो, नहीं तो मेरे पास PDF फॉर्म में ले लो, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर आप लोग को अपने चैनल आपके पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो इसमें इंसीजर, कैनाइन ये सब पाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ वही है। पशुओं में इंसाइजर निकलते हैं, कब निकलते हैं, पहले महीने में इंसीजर ना। फिर उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 29, बछड़े को बधिया करने का सर्वोत्तम उम्र क्या है।
कास्टेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम ऑफ जो आपका इसमें काल्फ होता है उसका, तो क्या है, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका 6 से 8 महीने के अंदर। ठीक, फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 30, खैरीगढ़ गाय प्रायः किस प्रदेश में पाई जाती है। जैसे आप लोग को बताया था कि आपको सभी जितने भी गाय हैं, भैंस, बकरी, मुर्गी, सबका जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं उनको उस कैटेगरी के साथ साथ उनकी ओरिजिन प्लेस, उनका जितना भी उसमें क्या खूबी है वो सब आपको अच्छे से मालूम होना, रटा होना चाहिए, मालूम छोड़ो रटा होना चाहिए इस समय। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपसे ये पूछ रहा है। देखिए कभी कभी ये पूरा फुल फॉर्म दे दिया ना, कभी कभी शॉर्ट में ऐसे दे देगा, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर IIVRI ना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक IIVR है जो कि वेजिटेबल जो हमारे यहाँ बनारस में है, और एक ये है आपका इज्जत नगर जो कि बरेली में है। ठीक, फिर पूछा है भेड़ के, आपको जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सब अच्छे से पढ़ लेना, खासकर जो एग्रीकल्चर के उनको तो ज़रूर। फिर फिर पूछा है भेड़ के संभोग काल का उपयुक्त समय कब होता है, यानी बेस्ट मैटिंग पीरियड टाइम फॉर शिप कब है, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अगस्त से फरवरी के मंथ के बीच में ये सब सबसे बेस्ट टाइम होता है। फिर पूछा है दुधारू गाय के कितने दूध उत्पादन प्रति 1 किग्रा दाना, यानी कि देखो आप लोगों ने जब आप 12th में रहे होगे तो आप लोग को प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल मिला होगा, उस न्यूमेरिकल में यही सब सवाल हमेशा पूछा जाता था कि एक गाय इतना दूध रही तो उसको पर केजी दूध पर कितना दाना दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके जो है कि 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना देते हैं, ये है। ठीक, कितने दिन पुराने फूल गोभी को की पौधे लगानी चाहिए, तो जानते होंगे सिंपल सी कि सबसे पहले जो फूल गोभी होता है उसका बीज नर्सरी रेडी करते हैं, देन उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में। तो ये पूछा है कि उसको मेन फील्ड में कितने दिन में पुरानी जो नर्सरी हम लोग लगाते हैं कितने दिन पुरानी उसको यूज करना है एज अ फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो 25 से 28 दिन। ठीक है, ऐसा ही आपका धान में होता है 20 से 25 दिन वाला सिस्टम। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। फिर आपसे पूछा है कि वर्ष भर उगाए जाने वाली प्याज की किस्म कौन सी है, तो बताइए कौन सी है इसमें, आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, निफार 53। फिर पूछा है लौकी का बीज दर कितना है, तो मुझे यही कमेंट करके बताइए कि लौकी जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साथ ही इसका फैमिली कौन सी है। तो इंतजार है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा भाई, कमेंट में कंजूसी बिल्कुल नहीं। तो लौकी का बीज दर कितना होता है, 4 से 6 किलो, कहीं कहीं आप लोग को 7 किलो भी मिल जाएगा, 8 किलो भी मिल जाएगा, वो किताब भाई वेरी करता है। बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग जो बुक है उनमें अलग अलग डाटा दिए गए हैं। फिर पूछा है कि लीची के लिए उपयुक्त जलवायु जो है कि क्या है, किस जलवायु का पौधा है, तो किस जलवायु का है, देखिए उसमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ये सब आते हैं ना, तो उसके अंदर ये सब क्रॉप आते हैं, तो उसमें लिखा है उपोष्ण। ठीक, वही है। तो इसको आप लोग जब आपके साथ बगल में इंग्लिश लिखा रहेगा, कुछ लोग को उपोष्ण का मतलब नहीं समझ में आएगा, उस उपोष्ण तो आप लोग बगल में जो इंग्लिश फॉर्मेट लिखा रहेगा उसमें आप लोग पढ़ के समझ जाओगे। पूछा है आम का पौधा निम्न में से कितनी दूरी पर लगाते हैं, तो पढ़े होंगे आप लोग आम की खेती, उसमें लिखा होता है 10 × 10 मीटर पर लगाते हैं आम का पौधा। बट वहीं जब हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी कि जो आपका आता है जिसे बोलते हैं HDP ना, जो HDP होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, तो इसमें बहुत सी जो एकदम जो ड्वार्फ वैरायटी होती हैं जैसे कि आपका आम्रपाली हो गया, तो इसे हम लोग लगाते हैं 2.5 × 2.5 मीटर पे। ठीक, समझ गए। तो अगर ये 10 पे यानी कि 100 पौधे एक हेक्टेयर के जो प्लाट रहेगा उसमें लगेगा। फिर साइनेट नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, क्या होता है, तो आप लोग को बताया था कि जितने भी क्रॉप हैं उनमें उनमें उसकी कड़वाहट, चरपराहट, रंग और कुछ विशेषताएं के लिए कौन सा उसमें एंजाइम, कौन सा वर्णक, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको वो सब अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर वही पूछा है कि क्या होता है, किसमें आइसोसाइनेट किसमें होता है, ये आपके मूली में तीखेपन का जो कारण है वो यही होता है, ये पढ़ लेना भाई, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि टमाटर की अगेती फसल की रोपाई पंक्तियों में करते हैं, तो पंक्ति की आपको डिस्टेंस पूछा है, करते हैं तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर।
फिर पूछा है निम्न में से उष्ण जलवायु का पौधा कौन सा है। उष्ण, अब फिर वही समस्या कि उष्ण क्या होता है भैया। तो सिंपल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बार बार आप लोग जो है कि अपना इंग्लिश का पोर्शन देखते रहिएगा, तो इसमें आम आपका हो जाएगा। चलिए तब आते हैं, पूसा मखमली किस्म है, किसकी किस्म है, ये आपकी भिंडी की है। इसकी एक और फेमस वैरायटी है जिसका नाम है परभनी क्रांति। तो ये भी है भिंडी की ही प्रजाति है। किसमें किस फैमिली से बिलोंग करती है तो बताना। तो आप लोग देखें आप लोग कितना पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बिना कॉपी देखे बताना। निम्न में से निम्न में जो जोड़ा सही नहीं है उसे चुनिए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है। केला का ओरिजिन ब्राज़ील दिया है यहाँ पर, जो कि गलत है। आम ये भारत सही है। पपीता मैक्सिको सही है। लीची चाइना सही है, यानी कि पहला ऑप्शन है ये सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर पूछा है पपीते में प्रवर्धन का व्यावसायिक विधि है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पपीते में देखिए कोई प्रोपागेशन का मेथड अलग से यूज नहीं होता है। तो इसमें आपका सीड के द्वारा ही, बीज के द्वारा ही जो है कि प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। मिर्च में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। कुछ लोग सोचोगे यार कि मिर्च में विटामिन, तो सोचोगे यार चलो अच्छा विटामिन ए, ये डी मार देते हैं, यही सब रहेगा, बट नहीं, इसमें आपका विटामिन सी। तो कितने लोग कन्फ्यूज आएगा विटामिन सी, ये तो हमने सुना था कि खट्टे पदार्थ में होता है, लेकिन ये मिर्च में कहाँ से होने लगा। तो नहीं, मिर्च में बहुत अच्छी मात्रा में आपका विटामिन सी का एक सोर्स है। ठीक है, फिर पूछा है कि देखो अब आ क्या जूलॉजी का पार्ट। ठीक, कि खरगोश के अग्रपाद का डिजिटल फार्मूला है ना, यहाँ पर ये डेंटल फार्मूला रहेगा, ये डिजिटल लिख दिया है। ठीक, यही हिंदी में आपके मिस प्रिंट ऐसे होते रहते हैं। तो आप लोग को जितना भी आपका उसका जो भी है डेंटल जो फार्मूला होता है वो आपके गाय का हो गया, भैंस का हो गया, मुर्गी, हर सब जितने जानवर आप लोग पढ़ रहे हैं सबका आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मुर्गी का नहीं, बाकी जितने जानवर है ये सब, बकरी आपके हो गए, भेड़ हो गए, गाय भैंस, और इधर आपका खरगोश, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना ना। फिर पूछा है कि 8वीं कपाली तंत्रिका कहलाती है, ऑडिटरी कहलाती है, जो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। कॉकरोच में स्पाइरिकल्स की संख्या होती है, कितनी होती है स्पाइरिकल्स की संख्या, ये आपकी होती है 20 यानी कि 20, आंसर नंबर सी। तो अच्छा बात, जो आपका स्किन है, बॉडी का जो स्किन होता है उसके द्वारा शोषण किसमें होता है। पूछा है कि किसमें, किस जीव जंतु किसमें होता है। मच्छर में होता है क्या, टेडपोल में होता है, काकरोच में नहीं, तो ये आपका होता है केचुआ में। पूछा है कि काकरोच का रक्त कहलाता है, क्या कहलाता है, हिमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रोमेटिन या फिर हिमोलिम। तो इसका जो कॉकरोच का ये होता है ये कहलाता है हीमोलिम, आंसर नंबर डी। और इसका रंग कैसा होता है, शायद इसमें हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इसका रंग शायद सफ़ेद या फिर हल्का पिंकिश या ग्रीनिश कलर में आता है। फिर पूछा कि केचुए की आहार नाल होती है, कैसी आहार नाल होती है, कुंडलित, स्पाइरल, सीधी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर सी यानी कि सीधी, क्योंकि वो एक देखो बेलन के आकार का होता है, उसका एकदम बॉडी एकदम जैसे मेरा पेन है ये ना, ऐसे केचुआ होता है भाई, तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एकदम सीधी आएगी। ठीक, फिर पूछा है आपसे एस्कैरिस में एपिथेली होता है, तो आप इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग ये देख लो नीचे ये आंसर नंबर दिया है। ठीक, इतना क्वेश्चन हो गया। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को आज थोड़ा वीडियो क्लियर आ रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा वीडियो बना रहे तो थोड़ा सा ठीक आया होगा ना। चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 53। पूछा है कि किस जंतु की तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है भाई, ये आपका हाइड्रा में नहीं होता है। फिर हाइड्रा की दंश कोशिकाओं का विषैला पदार्थ होता है, क्या होता है, हिस्टोटॉक्सिन होता है। ठीक है, आप लोग ये सब पढ़ लेना अच्छे से, जूलॉजी बॉटनी, कि इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, 25-25 क्वेश्चन दोनों सब टॉपिक मतलब सब्जेक्ट से आएंगे। अमीबा को आसूत जल में रखने पर इसकी संकुचन से रिक्तिका तेजी से काम करेगी ना, और ये मर जाएगा। फिर पूछा है आपके 56, सेल ड्रिंकिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पक्षियों की कशेरुकियाँ होती हैं,
हिस्टोसिलस होती हैं, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। और यार इसमें ऐसे ऐसे हिंदी में टर्म है ना, अब हिंदी अब आदत ही छूट गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, बट कोई नहीं, चलता है। फिर आपसे पूछा है हाइड्रा का समिति होता है, कैसा होता है, त्रिज्यी होता है। कोशिकाएं स्तर का शरीर संगठन होता है स्पंज का। ठीक। पक्षियाँ हो पक्षी होता है, कैसा होता है, असमतापी, समतापी, उभयतापी, अतापी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समतापी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेना, किसका अध्ययन क्या कहलाता है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, ये सब पूछा। तो यहाँ कोशिका यानी कि साइटोलॉजी इसको बोलते हैं। फिर पूछा है कि द्विनाम पद्धति के जनक हैं, तो द्विनाम किसने, जिसका पद्धति किसने लाया था, तो आपने लिनियस में लाए थे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, कौन सी होती है, यकृत। ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। तो इसमें आपसे पूछा है कि डायबिटीज इंस्पायसिस रोग होता है किसके, एचडीएस की कमी से होता है। फिर निम्न किस ताप पर एंजाइम सक्रिय होते हैं, तो पूछा है कि जो जितने भी एंजाइम होते हैं वो किस टेम्परेचर पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर। राइबोस का कार्य होता है, राइबोस, राइबोस क्या है ये बताओ सबसे पहले, उसके बाद मालूम है चाहिए राइबोस है क्या, तो उसका वर्क आप लोग पता कर लोगे, प्रोटीन संश्लेषण में होता है। फिर पूछा कि दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, किसमें होता है, लाइसोसोम में, ग्लाइसोऑक्सीसोम में नहीं, इसमें होता है हरित लवक में। आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। फिर पूछा है पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है किसमें होता है, जो पित्त गैस्ट्रिक जूस होता है वो आपका आता है इसमें यकृत में, लिवर में। ठीक है। फिर पूछा आपसे 69 क्वेश्चन नंबर कि प्रोटीन की इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आपको शुगर में आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन में आपका अमीनो एसिड। उपापचय दर सर्वाधिक होता है किसमें होता है, चूहे में, मनुष्य में, हाथी में, बंदर में। आपका आंसर नंबर आएगा ए, चूहे में। आप लोग बस ये क्वेश्चन देखते रहो, इसको अच्छे से अपने आंख में बसाते रहो भाई। अगर हो सके तो आप लोग नोट भी कर सकते हो, नहीं तो बाकी नोट अब टाइम उतना नहीं है, बट आप लोग रिवाइज कर लो, बाकी आप लोग तो पढ़ रहे हो अच्छे से। ठीक। चलिए अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन। कमल में प्रकीर्णन होता है, जैसा कल क्वेश्चन बताया था कि जितने भी जानवर के द्वारा अगर कोई प्रकीर्णन हो रहा है, कोई पॉलिनेशन हो रहा है अलग, सो उसको क्या कहते हैं, तो अलग अलग टर्म होते हैं, जिसमें यहाँ पर कमल के पूछा है तो कमल में जल के द्वारा, पानी के द्वारा होता है जिसे। ठीक। सब में अलग अलग होता है। फिर पूछा कि जीवाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं तो क्या होते हैं, जो आपके पर्णहरित होते हैं, हरित रहित होते हैं, दोनों होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर ये पर्णहरित रहित होते हैं। फिर पूछा कि डीएनए में एडेनिन का जोड़ा किससे जुड़ता है, सो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। सो जिन्होंने भी डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको जानते होंगे कि डीएनए में जो एडेनिन होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयर बनाता है। सो अगर वही डीएनए में एक आपका ये जो यूरेसिल है ये डीएनए में नहीं पाया जाता, आपके आयरन जो आपका आरएनए होता है उसमें पाया जाता है। ठीक। और जो आपकी साइटोसिन होती है आपकी जो है कि ग्वानिन से अटैच होती है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। आपकी जो एडेनिन और थाइमिन है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ज्वाइन होती है। फिर पूछा है आपसे कोशिका के सबसे सबसे बड़ा कोशिकांग है ना, तो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, लाइसोसोम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे पूछा है कि यूकैरियोटिक जो आपका प्रोकैरियोटिक है इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो पूछा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, उपयुक्त सभी, सभी। आंसर नंबर डी। फिर पूछा है आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शायद, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है। पूछा है कि एक क्वांटासोम में होते हैं, क्या होते कितने, क्लोरोफिल की 230 अणु होते हैं। आप लोग अच्छे से हर एक जितने भी सेल के अंदर जो जो भी आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, हर चीज़ अच्छे से पढ़ लेना उसका वर्क। ठीक। फिर पूछा है कि आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ है, फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ है क्या है, एडीपी से एटीपी का निर्माण करना ही ये फोटोफॉस्फोरिलेशन है। ठीक है।
अनाक्सिसोसवन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एथिल अल्कोहल उसका लास्ट प्रोडक्ट होता है। आंसर नंबर डी। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के एक अणु का मूल लाभ होता है। आंसर नंबर 2। फिर पूछा कि पौधे की कोशिकाओं में साइटोक्रोम का मुख्य कार्य होता है इलेक्ट्रॉनग्राही का। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है आपका सन ड्यू पौधा होता है, कौन सा होता है? ड्रासेरा। आपका यहाँ से बॉटनी स्टार्ट हो गया है। शैवाल और कवकों के बीच के संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका आंसर नंबर सी रहेगा, पकारिता। ठीक है। परागकोश में स्फुटन के फलस्वरूप परागकण मुक्त होकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है। सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा ही हिंदी दे दिया है। ये बस इतना पूछ रहा है कि जो पॉलन है, जहाँ से पॉलन जो आपके एंथर होते हैं उससे निकलकर जो आपका मेल फीमेल पार्ट होता है, जिसे जहाँ पर लैंड करते हैं, जहाँ पर ये जाता है पॉलन, जो उसका परागकण जहाँ पर गिरता है जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं परागण। सिंपल सा बात है, बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा हिंदी घुमा दिया है तो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे। पुष्प का आवश्यक अंग बनाते हैं कैरोला, जयांग, उमंग, जयांग, कैलिक्स, उमंग, कैलिक्स, कैरोला। तो सबसे मेन इसमें जो ब्रांच है आपका आंसर नंबर सी, आपका पोयम, उमंग और जयांग। आवित्र बीजी पौधे के भ्रूणपोष प्रायः होते हैं, जो आपका उसमें एंडोस्पर्म आपके जो ट्रिप्लाइड में आते हैं, तो त्रिगुणित लिखा है। निम्नलिखित में से कैप्सूल फल है, तो डिफरेंट टाइप के जो फल के प्रकार होते हैं ना, सेब के का फल का प्रकार क्या है, या फिर ये सवालों को अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कैप्सूल फल है। कैप्सूल एक किसका टाइप है? रोज का, जापानीज रोज का, चाइना रोज का, ऑस्ट्रेलिया रोज का। यहाँ पर लिखा है चाइना रोज का। मक्का का कौन सा भाग खाया जाता है? रसदार, पुष्पासन, मध्यफल वित्ती, भ्रूणपोष व भ्रूण बीजचोल। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। फ्यूनेरिया के नर युग्मक होते हैं चल, चल, बहु, साकिबी है या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर नंबर ए सल। फिर आपका पूछा कि जो आपका मांस प्रायः नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, क्यों? एक मांस ग्रास होता है, वही पूछा है। जल निषेचन के लिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। फर्न की बीजाणु धनी होती है, क्या होती है? आंसर नंबर बी, अंडाकार व उभयतल। क्लोराइड जड़ें पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा साइकस में। ठीक है। फिर पूछा है कि पुंकेसरी नाल निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे में बनता है? मालवेसी में। ठीक है। ये सब अच्छे से बॉटनी भाई पढ़ लें, बॉटनी से क्योंकि लड़के बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 93। कूटपाद किसमें नहीं, कुटपट लिखा है, कूटपाद नहीं है। तो ये पूछा है कि बनते हैं किसमें बनते हैं? क्रूसीफेरी में। ठीक। फिर उसके बाद पूछा है आपका कोशिकी विभाजन में सहायक करता है तारक काय। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। फिर पूछा है कि जो आपका ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ठीक। फिर पूछा है निम्नलिखित में से लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी है? सो इसमें आपका हो जाएगा N2O। आंसर नंबर ए। अमोनिया क्लोरीन की अधिकता से बनता है, क्या बनता है? आपका हो जाएगा NaCl, आपका सॉरी NCl यानी। ठीक। आंसर नंबर बी। फिर पूछा है कि यूरिया नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? नाइट्रोजन ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आप लोग को, सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है कि कौन सा पदार्थ अत्यधिक विस्फोटक है इसमें? आंसर नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है फास्फोरस को रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? ठंडे जल में, अल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, ईथर में, किसमें रखते हैं? कमेंट आपको ये करके बताना है। स्थिर अनुपात का नियम दिया था किसने?
प्राउस्ट ने। फिर यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व वीडी यानी कि अणुभार m हो तो उसका अणुभार होगा, इसका आंसर नंबर ये हो। ठीक। फिर SO2 का जलीय विलयन होता है, SO2 का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है। तो इसका जो जलीय विलयन है वो अम्लीय होता है। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। अम्लराज में सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl का अनुपात होता है, कितना रेशियो होता है भाई? तो 1:3 का रेशियो होता है। ऑक्सीजन वायु की अपेक्षा कैसा होता है? ऑक्सीजन वायु की अपेक्षा थोड़ी भारी होती है। एक जल एक है, क्या है? यौगिक है, अणु है, तत्व है, मिश्रण है, तो ये आपका ये यौगिक है। ठीक है। भाप अंगार गैस है, कौन सी गैस है भाई? तो इसमें आपका ये आंसर दिया गया है, इधर पढ़ लेना। फिर उसके बाद पूछा गया है कि क्षार धातु प्रबल उपापचयक है, आंसर नंबर ए। फिर पूछा है इस्पात लवण का सूत्र है। ठीक, पूछा है इस्पात लवण का सूत्र है, क्या है? आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। फास्जिन का सूत्र है, फास्जिन का सूत्र है, क्या है? आंसर नंबर आपके सामने है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक। पिन सिंदूरी उर्वरक कहलाता है, अमोनियम सल्फेट, आंसर नंबर ए। यूरिया को किस परीक्षण के से सुनिश्चित करते हैं? बाईयूरेट। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जो यूरिया है उसमें जो आपका नाइट्रोजन होता है किस फॉर्म में होता है? तो यूरेट के फॉर्म में होता है। ठीक, बाईयूरेट के फॉर्म में यही होता है। तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलते हैं, कौन बदलते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम एक होता है, यही बदलता है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई, ये सब क्वेश्चन थोड़े ठीक मुझे लग रहे हैं इस बार अभी तक के ना। तो कैसा लग रहा है भाई? लाइक जरूर करना, भूलना नहीं। निम्नलिखित में से किसमें आयोडोफार्म नहीं बनाया जाता? तो आपका आंसर नंबर सामने आपके है, पढ़ लीजिएगा, डी ना। क्लोरोफार्म की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया द्वारा प्राप्त होता है, आंसर नंबर इसका डी है। ठीक। फिर उसने पूछा है कि लाल तत्व लाल तत्व नली में से एसिटिलीन गैस प्रवाह करने से बनता है, तो क्या बनता है भाई? बेंजीन बनता है, बेंजीन। याद रखना ये सब क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन ना, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। रिएक्शन से जरूर क्वेश्चन आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना सभी लोग। ठीक। उसके बाद पूछा है कि लैक्टिक अम्ल का सूत्र है, तो आंसर नंबर जो ए है वही है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला सूत्र। ठीक है। वसा व सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को मिलाने पर साबुन और ग्लिसरीन बनते हैं, यह क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? साबुनीकरण। ठीक है, ये साबुनीकरण का जो चैप्टर है इसे भी पढ़ लेना अच्छे से। फिर पूछा है आपसे निम्नलिखित में से सुमेलित यानी कि जो सही जोड़ा है उसे मिलाइए, तो अम्ली लवण इसमें जो आपका ये आंसर नंबर KCl लिखा है ये आपका सही है, बाकी सब गलत है। फिर पूछा है आपसे निम्नलिखित में से जो सूची 1 है उसको सूची 2 यानी कि विधि से मिलाइए। सो मिलाइएगा, तो मिलाएंगे तो आपको जो आंसर नंबर आपका सी है वो आपका सही आएगा। आप लोग मिला के देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है ना। चलिए, अब पूछा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 121, 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 10 के पावर -6 माइक्रोन के। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? एक अदिश एक सदिश राशि होती है, दो, तो आपको पढ़ना है कौन कौन सी अदिश कौन सी सदिश राशि होती है। एक क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछता है, इस हमेशा ये चीज़ पूछा तो भाई जो क्वेश्चन हमेशा फंसेगा जरूर ना। तो याद कर लेना, आपका आंसर नंबर ए धारा जो है अदिश राशि है। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे तो जैसे जल्दी पढ़ेंगे, बस आप लोग को इसका आंसर देखना है क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल टाइप के फिजिक्स क्वेश्चन है। सो लिखा कि 0.5 किग्रा द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर की रस्सी में बांधकर 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है, तो उसका अभिकेंद्रीय बल होगा, कितना होगा? आंसर नंबर ए। जल के सापेक्ष एक ठोस का उपेक्षित घनत्व 3 अनुपात, ये आपका हो जाएगा 5, 3/5 है। जल में स्वतंत्र छोड़ने पर तैरते समय पिंड के आयतन का क्या? तो 3/5 भाग जो है कि वो आपका जल में डूबा रहेगा, आंसर नंबर बी।
फिर पूछा है कि अ, तोप से दागा गया एक गोला वायु में जाकर फट जाता है, इसके संवेग तथा गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? सो संवेग स्थिर रहेगा तथा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आंसर नंबर बी। उसके बाद पूछा है आपसे कि ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलता है, जिसको आवृत्ति होती है, आवृत्ति वो बदलती नहीं है। फिर आपसे पूछा है कि एक 2 किग्रा द्रव्यमान की गेंद 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आकर किसी दीवार से आकर टकराती है तथा उसके वेग से वापस लौट जाती है, गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा, कितना होगा? आपको ये सब सॉल्व करना है, देन उसको इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 40 किग्रा मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। लिखा है 128 नंबर की, एक छड़ पर 2 बराबर तथा समांतर बल F विपरीत दिशाओं में अलग अलग बिंदुओं पर कार्यस्थ है, उनका परिणामी बल होगा, उसका परिणामी बल 0 होगा। एक ही समय पर लिए गए मिट्टी के ताप में यदि काली भूमि का ताप 37 डिग्री इतना सेल्सियस तो सफ़ेद मिट्टी का ताप होगा, कितना होगा भाई? 31.7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से आने वाला किरण पुंज होता है, समांतर होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, तो समांतर होता है, पैरेलल। ठीक, फिर पूछा है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है कि 132 नंबर में, यदि किसी स्थान पर दाब 0.75 मीटर पारा मरकरी स्तंभ है तो उसका मान न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, कितना होगा? तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। फिर पूछा है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 133 कि 10, 12 और 15 ओम प्रतिरोध के, ये भाई इससे क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध वाला सिस्टम ये सब पढ़ लेना अच्छे से, रेजिस्टेंस ये सब चीज़, बिजली वाला विद्युत का पार्ट, उससे क्वेश्चन आएगा, प्रकाश का पार्ट पढ़ लेना, साथ ही आपका जो वेग है ये सब, दाब उष्मा ये सब हर चीज़ पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो आपको मैं बस गाइडेंस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर पढ़ाने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमको भी पढ़ना होता है ना, जानते ही होंगे। सो आपका आता है कि द्रव के अंदर डी घनत्व तथा एच ऊंचाई पर दाब पी का सूत्र क्या होगा? तो आपको बस यही पूछा है, इसका सूत्र फॉर्मूला पढ़ लेना अच्छे से, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर पूछा है कि बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 90 पैसा प्रति यूनिट है, यह यूनिट है 1 जूल। फिर पूछा है आपसे कि 136 पे, ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैथ का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या आंसर, इसका जो मान है वो क्या होगा? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। log 10 पावर 10 का मान होगा, लॉग वाला चैप्टर पढ़ लेना, शायद हट भी गया था हम लोग के टाइम, बट अब होगा, आप लोग पढ़ लेना, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर ये सब आपके सामने क्वेश्चन है, तो ये सब पढ़ लो भाई, ये सब पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है ना, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन तो इसको जब तक सॉल्व नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर पूछा है ये आपको, जैसे देखिए साइन ये सब का मान पूछा है, कॉस ए का होगा, सो आप लोग को इसका आंसर सी है, आप लोग को अच्छे से साइन का कॉस चाहिए, सब अच्छे से टेन चाहिए, सब पढ़ लेना भाई ना, इससे क्वेश्चन बनेंगे। फिर जैसे यहाँ लिखा है कॉस ए प्लस बी का मान होगा, क्या होगा भाई? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रैंक अगर आपको अच्छी लानी है, CSE में एडमिशन लेना है तो नहीं कहीं भी लेना हो, बट अगर आपको टॉप रैंक अच्छी रैंक लानी है, एक जो अच्छी रैंक मानी जाती है, तो वो आपको लाने के लिए आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, फिर पूछा है कॉस 90 प्लस थीटा का मान होगा, तो कितना होगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अरे सॉरी, आपका आंसर नंबर बी। फिर पूछा ये आपका देखिए श्रेणी 1 2 3 4 8 का 10वां पद होगा, तो आपको ये सब पदवा जो nवां पद है, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, ये सब पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन वही सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो हम इसको पढ़ लेना। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल जहां a है प्रथम पद तथा d सर्व अंतर है, तो क्या होगा? इसका आंसर आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका 144 का। पूछा इसका मान क्या होगा, तो मान इसका आपका हो जाएगा बी। ठीक, 145 का, इसका भी ये सब पढ़ के मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के सॉल्व करोगे तभी मज़ा आएगा। तो भाई इसको सॉल्व करना, देन उसके बाद इसका निर्देशांक पूछा है तो निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है, इसको भी पढ़ लेना अच्छे से। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। आप लोग भी बोर हो, पर बोर मत होना भाई, स्किप मत करना, हम देख रहे हैं कि आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा करते हो वीडियो को ना,
तो ये सब स्किप करने वाली चीज़ें नहीं है। यदि किसी गोले की त्रिज्या ए मात्रक है तो गोले का आयतन होगा, आंसर नंबर बी। फिर इसका समांतर माध्य होगा, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसका समांतर माध्य कितना होगा, 2। वर्ग अंतराल 30 से 40 की निचली सीमा होती है, लोअर लिमिट कितनी होती है, 30, आंसर नंबर बी। ठीक, समांतर माध्य ए, गुणोत्तर माध्य जी, तो हरात्मक माध्य एच का संबंध होगा, तो ये संबंध आपके सामने है, बी आंसर हो जाएगा इसका। लॉग इतना का मान होगा, कितना होगा, 3। ठीक। अब फिर भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था, तो वी कैडफिलस ने जो है कि प्रारंभ किया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपके बिहार में है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है, जो उसके मौर्य समाज से जुड़ा हुआ एक तरह से है, उसी समय से है। ठीक है। उसके बाद भारत में गोल्डन सिटी स्थित है, कहाँ पर है, गोल्डन सिटी पूछा, गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे, सिटी नहीं है, गोल्डन टेम्पल है। ठीक, और आपके अमृतसर पंजाब में है। तो आपको ये सब अच्छे से पढ़ लेना भाई, जीके जीएस का पोर्शन है। अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला व्यापार निम्नलिखित में से कौन सा था, नील का था। वो लोग नील खेती इंडिया में बहुत करवाते थे, ज़मीन का बहुत प्रॉब्लम होती थी, ज़मीन बहुत खराब होती थी, उनकी फर्टिलिटी बहुत डाउन रहती थी। फिर पूछा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर न होने पर स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है, तो थल सेना अध्यक्ष जो है कि उनका भार जो है पदभार संभालता है ना। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि संविधान का संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटेन में। देखो भाई, ये थोड़ा सा जो प्रिंट है पुराना है, तो थोड़ा सा आपको वाइट से दिख रहा होगा, बस ठीक ठाक दिख रहा होगा, समझ जाओगे। तो ये आपका है ब्रिटेन में। विश्व का सर्वाधिक गर्म माने जाने वाला आजिया किस देश में है, आपका लीबिया में है। कृष्णा नदी में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है, कौन सा बांध है भाई, बांध के बारे में अच्छे से, नदियों के बारे में पढ़ लेना, उससे जीके में क्वेश्चन आते हैं। नागार्जुन सागर बांध है। उसके बाद पूछा है पुस्तक इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी के लेखक कौन है, कैथरीन कैफ है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 160 में पूछा है कि इसका 7th IIT का दर्जा किसको मिला था, जो आपका रुड़की विश्वविद्यालय जो है उत्तराखंड में है, उसको मिला था। ठीक। फिर आपसे पूछा कि निर्मला पुरस्कार के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जो कि हमारे यहाँ से ही बिलोंग करते हैं, अपने बनारस में ही रहते हैं, मतलब रहते थे। ठीक है, लमई में। उसके बाद पूछा कि भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है, तो इसका है RBI। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। विज्ञान की शाखा आर्नियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है स्वप्न का। चलिए, तो आपका ये लास्ट पेज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 165 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो पूछा है आपसे कि स्वडीवी देवधर किस खेल से संबंधित होने के कारण विख्यात थे, क्रिकेट से। इन भारत के संविधान निर्माण का श्रेय जाता है, किसको जाता है भाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किसके प्रतीक का अंकित है भारतीय संविधान भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह का। ठीक, आंसर नंबर सी। चलिए, फिर आते हैं आगे। भारत में प्रतिवर्ष अध्यापक दिवस कब मनाया, यानी कि जो आपका टीचर्स डे है वो कब मनाया जाता है, सिंपल सी बात है भाई, मनाते ही आ रहे हो कक्षा से उस स्कूल से अभी तक। तो आपका है आंसर नंबर ए, 5 सितंबर। जो डिफरेंट डे हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहना, उससे क्वेश्चन 1-2 फंस जाते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा किस अपराध के लिए दी गई थी, तो ये आपका आंसर नंबर आपके हैं डी। ठीक, सैंडर्स की हत्या के अपराध में। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है, कुतुबुद्दीन विख्यात यार, इन लोग का तो नाम ऐसा ऐसा होता है कि पढ़ा नहीं जाता है काफ़ी। ठीक, ये सब मुगल का तो हिस्ट्री मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, बस मजबूरी है इंसान की। मौर्य काल में प्रयुक्त मुद्रा का नाम क्या था, कालिनी। ठीक,
फिर आपसे पूछा है कि किस दिल्ली सुल्तान का मूल मंत्र था बड़े खजाने से बेहतर है जन कल्याण, फिरोज तुगलक। फिर पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 173, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई का क्या है? क्या है? एक सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है। निम्नलिखित में से कौन से जैनियों का कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ जो आपकी जैन धर्म है उनमें सबसे प्रसिद्ध स्थल इसमें कौन सा वो पूछा है ना। तो ये है आपका सारनाथ जो कि हमारे यहाँ वाराणसी में है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है भाई? कोलकाता, ठीक, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। फिर पूछा है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप जो है कि सिलिकॉन का बना होता है या किस पदार्थ के बने होते हैं? सामान्यतः मिट्टी के। फिर आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गणित सार किसने लिखी है? तो श्रीधर ने लिखी है। Y2K नई शताब्दी 2000 की एक समस्या थी जो कि संबंधित थी किससे? कंप्यूटर से। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन पूछा है ना। कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? कांसा यानी कांस जो होता है किसका मिश्रण? तांबा और टीन का मिश्रण ये होता है। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। इसको सुमेलित करना है आपको ना, तो इसको सुमेलित कर लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन ये है, आप लोग मिला के सुमेलित कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं इधर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 182, भारत मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में माना जाता है? तो कौन से मानसूनी में है आपका ये, ठीक, मानसून जलवायु क्षेत्र में इसका डिपेंड आपका जो है आता है। ज़्यादातर जो इंडिया की जो खेती है वो मानसून पर डिपेंड है, तो उसी में आता है ये। तो लिखा है कि भारत में निम्न में से किस नगदी फसल के निर्यात जरिए अधिकतम विदेशी मुद्रा का है? मतलब भारत ऐसा कौन सा क्रॉप है जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है विदेशों में और उससे ज़्यादा जो है कि फॉरेनर जो है कि रुपीस यानी कि जो भी है उसको अर्न करता है। तो ज़्यादातर अपने जो चाय है यहाँ का, आसाम का जो फेमस चाय है वही ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है। फिर सैंडविच द्वीप पूछा कि सैंडविच द्वीप निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है? तो ये किसका नाम है भाई? हवाई द्वीप का। केरल राज्य में उच्च साक्षरता का कारण क्या है? उच्च नागरिक समाज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 186 पूछा कि क्रम बनाइए। आपने लिखा है थ्रेशरिंग, फसल, बुआई, आटा, गेहूँ। तो ये पूछा है कि सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। आपको क्रम बनाना है। जैसे सबसे पहले बुआई होगी, फिर उसके बाद फसल होगा, उसके बाद आपकी आएगी थ्रेशरिंग, देन उसके बाद आपका आएगा गेहूँ। गेहूँ के बाद उल्टा लिख दिया यार ना, ये लग रहा है मुझे आंसर गलत है। आप लोग इसे देख के बताना तो मुझे। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 187 है, क्रम बनाइए। ये भी वही चीज़ है, ये सब आपका मेंटल एबिलिटी का। तो अब ये इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब ज़्यादातर आपका जो है जीके जीएस से क्वेश्चन रहेगा, ये चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है। बस आपको जो है कि पढ़ लो भाई, आपकी जो बढ़िया बेनिफिट के लिए रहेगा, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 188 नीचे दिया गया है, इसे पढ़ लेना। फिर उसके बाद ये सब क्वेश्चन है आपके सामने, जितने भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं। तो ये सब देखिए, जोड़ने वाले, घटाने वाले, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए। बस इसका आपको पूछ रहा है कि इसका ये सब क्या होगा, ठीक। तो आज का था ये क्वेश्चन। अपना जो है प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। आपके जो 200 क्वेश्चन है वो हमने फाइनली यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। सो कोई प्रॉब्लम तो उसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपका जो वीडियो क्वालिटी है ठीक ठाक था। सो इसी के साथ अब चलते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 3 पे, जो कि आपके सामने ये है, ठीक है। तो इसे आप मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही अपने इस चैनल एग्रीफेस वाला को सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलते हैं।